मैं पंकज शुक्ला शिव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल नेट की प्रॉब्लम आने के कारण से ये मालवा का पठार आपका अधूरा रह गया था, कंप्लीट नहीं करा पाया था मैं। तो मैंने सोचा था कि बीच में से न उठाते हुए इसे स्टार्टिंग से ही अपन आज प्रारंभ से फिर पढ़ लेते हैं। आज आपसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा और करना चाह रहा हूँ। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेलवे में कुछ वैकेंसीज निकली हैं, तो ध्यान रखिएगा, रेलवे में कोई फर्जी वैकेंसी निकली है, कोई ऑथेंटिक नहीं है। किन्हीं लोगों ने मिलकर के वेबसाइट अपग्रेड की है और उस वेबसाइट के माध्यम से उन्होंने जगह निकालना चालू कर दिया है। तो आप बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना कि रेलवे ने कोई वैकेंसी निकाली है। वर्तमान में रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी आप केवल टारगेट करें जेल पुलिस को और दूसरा टारगेट करें दिल्ली पुलिस को। ये दो वैकेंसीज आपके सामने हैं और निकट भविष्य में आपकी बहुत जल्दी MP पुलिस और SI भी आने वाली है। तो अपन प्रारंभ कर रहे हैं मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भौगोलिक जो विभाजन है वो आपका मालवा का पठार है। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है आपका कि मालवा का पठार बना कैसे है, ये निर्मित कैसे हुआ है आपका मालवा का पठार। तो ये ध्यान रखिएगा, मालवा का जो पठार है आपका, ये मालवा का पठार लावा से बना है, लावा। अब प्रश्न है ये लावा क्या होता है। तो जो ज्वालामुखी होते हैं आपके, उन ज्वालामुखी के विस्फोट से एक गर्म तप्त द्रव बाहर निकलता है, उस द्रव को अपन लावा कहते हैं। जब ये द्रव जम जाता है तब यह आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। आग्नेय चट्टान में जब क्षरण होता है, उस क्षरण से एक मिट्टी बनती है, उस मिट्टी को अपन काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपका काली मिट्टी का जो बाहुल्य इलाका है वो भी आपका कहाँ है, मालवा के पठार में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है और वो मालवा के पठार में ही पाई जाती है। और ये ज्वालामुखी से निकले लावा से इस पठार का निर्माण हुआ है। इससे पता चलता है कि भूतकाल में यहाँ ज्वालामुखी की गतिविधियाँ रही हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जब होंगे उसी से लावा निकलेगा और लावा निकलेगा तो उससे आग्नेय चट्टान बनेगी, जो प्राथमिक चट्टान का भी एक प्रकार है। और जब आग्नेय चट्टान बनेगी आपकी, तो उसके क्षरण से आपकी क्या होगी, काली मिट्टी का निर्माण होगा। थोड़ा काली मिट्टी के बारे में एक लाइन ये भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। सेकंड नंबर पर यदि बात करेंगे तो गुजरात है आपका। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी आपकी मालवा के पठार में है। इसके बाद नर्मदा सोन घाटी में है, वहाँ गहरी काली मिट्टी है आपकी। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर MP में सबसे ज़्यादा आपकी काली मिट्टी है। अब जिले की बात करें तो यहाँ पर मालवा के पठार में आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से सम्मिलित जिलों की बात करें तो 18 जिले इसमें शामिल होते हैं आपके। तो 18 जिले हैं यहाँ पर। ये है आपके इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, रतलाम है, देवास है, विदिशा, धार, गुना, राजगढ़, झाबुआ, शाजापुर, आगर, मंदसौर, बड़वानी, सीहोर, रायसेन, ये आपके ज़िले अंतर्गत आ जाते हैं। अलीराजपुर तक के ज़िले यहाँ पर। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि ये मालवा का जो पठार है ये कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 28% है। ये लगभग 28 है। कुछ पुस्तकों में 27 के समथिंग दिया हुआ है, तो इसलिए अलग अलग लेकर के अपने लगभग में ले लिया है। तो ये कितना है, लगभग आपका 28% कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का ये 28% आपके ये मालवा का पठार, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला है। अब प्रश्न यहीं से आता है आपका, जो मालवा के पठार के बीचों बीच में से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मालवा के पठार के बीचों बीच से होकर के एक लाइन गुजरती है, उस लाइन को अपन कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। थोड़ा सा देखिएगा जरा अपन, ये यहाँ से गुजर रही है आपकी, ये कर्क रेखा है आपकी। इस तरीके से कर्क रेखा आपकी मालवा के पठार के बीचों बीच से गुजरती है। प्रश्न आ जाता है कर्क रेखा के ऊपर कौन सा पठार है, ये उत्तर दिशा में कौन सा पठार है। तो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में मध्य भारत का पठार है आपका, बुंदेलखंड का पठार है और रीवा पन्ना का पठार भी है आपका। कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है, यदि इस तरीके का प्रश्न आए तो नर्मदा सोन घाटी कर्क रेखा के दक्षिण में, हालांकि ये थोड़ा सा यहाँ पर काटती है। और सतपुड़ा मैकल श्रेणी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होगा आपका, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को कर्क रेखा के आधार पर ये डिवाइडेशन पूछा जा सकता है इन भौगोलिक विभाजन का पूरा आपका। इसके अलावा मालवा के पठार की सिचुएशन क्या है, तो मैंने आप लोगों को याद कराने का तरीका कल भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको। ये प्लस का निशान लगाएंगे, इस आधार पे आप देखिएगा, ये ऊपर की साइड में आपकी उत्तर दिशा होगी, नीचे की साइड में आपकी दक्षिण दिशा होगी, इधर अपन जाएंगे पूरब है और इस साइड में आपका पश्चिम है। तो मालवा की पोजीशन बन रही है मध्य प्रदेश के पश्चिम में है आपका, मध्य प्रदेश के पश्चिम में है ये, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जरा। और इधर अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के ये पश्चिम में है और यहाँ बीच में मध्य में, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का पठार अब स्थित है।
यदि आपसे स्थिति पूछी जा रही है तो ऑथेंटिक स्थिति कहाँ की बताएंगे अपन? मालवा के पठार की पश्चिमी मध्य में स्थित है आपका। यदि विश्व के नक्शे पर मालवा का पठार पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, मैं अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, विश्व के नक्शे पर वर्ल्ड मैप देखेंगे और वर्ल्ड मैप में भारत की जो पोजीशन है, एशिया महाद्वीप की जो पोजीशन है और भारत की जो पोजीशन है वो पूर्व दिशा में है, तो इसलिए ये पूरा कहाँ हो जाएगा? पूरब में हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि मालवा का पठार किस दिशा में स्थित है तो आंसर पूरब होगा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में किस दिशा में स्थित है तब आंसर होगा आपका पश्चिम मध्य में स्थित है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ये बेल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ काली मिट्टी है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा गहरी काली मिट्टी नर्मदा सोन घाटी में भी है आपकी, तो ये दोनों जगह पर है आपकी गहरी काली मिट्टी। अब ये मालवा का पठार कितने पठारों को टच करता है या भौगोलिक प्रदेशों को टच करता है? तो देखिएगा, उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन प्लस का निशान लगाएंगे, उत्तर दिशा में ये मध्य भारत का पठार है। दक्षिण में जाएंगे तो नर्मदा सोन घाटी है। पूर्व में जाएंगे तो रीवा पन्ना का पठार है। और ये थोड़ा सा उत्तर की ओर चले जाएंगे तो ये बुंदेलखंड का पठार है। और पश्चिम में जाएंगे तो इस साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है आपका? राजस्थान है। और हल्का सा नीचे चले जाएंगे तो गुजरात है। तो ये राजस्थान और गुजरात को, दो राज्यों को टच कर रहा है, राजस्थान और गुजरात। इधर आ रहे हैं तो ये मध्य भारत के पठार को टच कर रहा है, इधर आ रहे हैं तो अपन बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना के पठार को टच करता है, और दक्षिण में आ जाते हैं तो नर्मदा सोन घाटी को टच करता है। उम्मीद है आपकी समझ में ये लोकेशन आ गई होगी। क्षेत्रफल हर पठार का याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, अपन अपनी सीमा में रह करके यदि याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बेहतर रिजल्ट लेंगे। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है, ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अब इसका एक प्रश्न और आ जाता है कि मालवा का नामकरण किसके आधार पर हुआ? मालवा नाम क्यों पड़ा है इसका? तो मालवा का नामकरण, यहाँ एक जाति पाई जाती थी, उस जाति का नाम था मालव। तो मालव जाति के नाम के आधार पर इस इलाके का नामकरण मालवा रखा गया है। नदियाँ, अब इस इलाके में नदियाँ कौन कौन सी हैं तो ये देखते हैं अपन। तो इस इलाके में जो नदियाँ हैं आपकी, उसमें मेन जो नदी है आपकी, वो नदी कौन सी है आपकी? चंबल है मेन नदी। तो ये चंबल नदी यहाँ की प्रधान नदी है मालवा की। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, और नदी वाले पोर्शन में अपन स्पेशली और ज़्यादा पढ़ेंगे। चंबल नदी का उद्गम स्थल है आपका अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से चंबल नदी निकलती है। अम्बेडकर नगर को प्राचीन काल में अपन प्राचीन काल नहीं, इससे अभी कुछ समय पहले इसे महू के नाम से जाना जाता था, महू। और ये अम्बेडकर नगर नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ये जन्म स्थान भी है। यहाँ पर दो व्यक्तियों का जन्म स्थान माना जाता है अम्बेडकर नगर में। एक तो प्राचीन काल में यदि अपन देखें तो भगवान परशुराम का नाम सुना हुआ आप लोगों ने। तो जाना पाव जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से चंबल नदी निकलती है, उस स्थान पर ही भगवान परशुराम का जन्म स्थान है। और यही आपका अम्बेडकर नगर में बाबा साहब अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है जिन्हें, उनका जन्म स्थान भी आपका ये अम्बेडकर नगर है। ये भी ध्यान रखना, चंबल नदी जो है वो वांचू, आपको याद होगा वांचू टॉप एक स्थान है जानापाव पहाड़ी में, वहाँ से निकली है आपकी ये चंबल नदी। और चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाती है। चंबल नदी के भरका बहुत फेमस है, आप लोगों को जानते ही हैं। अपन जिस इलाके में रहते हैं वो चंबल वाला ही इलाका है, तो ये थोड़ा सा आपको मालूम है। अब इसके बाद में आ जाते हैं अपन छिपरा नदी पर है। छिपरा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है, इसे मालवा की गंगा कहते हैं अपन छिपरा को, मालवा की गंगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये निकली कहाँ से छिपरा नदी, तो इंदौर के पास ककरी बर्डी की कुछ पहाड़ियाँ हैं, उन काकरी बर्डी की पहाड़ियों से छिपरा नदी का उद्गम माना जाता है। और ये आगे चल करके छिपरा नदी चंबल नदी में जाके क्या होती है, मिल जाती है। तो ये छिपरा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है, इसका प्राचीन जो नाम है वो है अवंतिक। इसका प्राचीन नाम क्या है छिपरा का? अवंती, ये प्राचीन नाम है अवंती। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है और इसका प्राचीन नाम अवंती है। ऐसा भी कहा जाता है इसके बारे में कि वर्ष में एक बार दूध की धारा इस नदी से होकर के निकलती है। हो सकता है कि वहाँ पर चूना वगैरह हो, तो वो चूना वगैरह की धारा एकदम निकलती हो तो उसे ही कह दिया जाता हो। और ये आप जानते हैं उज्जैन में रामघाट छिपरा नदी पर ही स्थित है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है आपका कि रामघाट किस नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा रामघाट छिपरा नदी पर स्थित है। कंचन घाट कहाँ स्थित है, तो कंचन घाट वेतवा नदी पर स्थित है।
और रामघाट क्षिप्रा नदी पर। अब इन दोनों के घाटों के नाम क्यों पड़े, तो थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। भगवान राम ने क्षिप्रा नदी के इसी तट पर दशरथ जो इनके पिता थे उनकी अवशेषों का विसर्जन किया था, अस्थि अवशेषों का, इसलिए इस घाट का नाम पड़ गया था रामघाट। बेतवा नदी में कंचन घाट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ बेतवा नदी में वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो स्नान करने के लिए जाती थीं और आभूषण काफ़ी पहने रहती थीं और उनके आभूषण काफ़ी वहाँ पर गिर जाते थे उस नदी में, और इस वजह से वो स्थान जो है वो सोने की तरह दमकता था। इस वजह से उस घाट का नाम पड़ गया था कंचन घाट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पार्वती नदी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ये सीहोर के पास से निकलती है, ये भी आपकी चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध मालूम है, बेतवा के बारे में अपन कर ही चुके हैं, कुमरा गाँव रायसेन से निकलती है, हमीरपुर के पास यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये बुंदेलखंड की सांस्कृतिक नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। कल भी अपन ने चर्चा करी थी बेतवा के बारे में। तो ये इनकी सहायक नदियाँ हैं, ये ध्यान रखना, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अब जब अपन नदी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में मैं इनके बारे में चर्चा आपसे करूँगा। वर्षा की बात करेंगे तो इस इलाके में 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इलाका काफ़ी संपन्न इलाका है आपका। फसलें देखी जाए, जब वर्षा अच्छी होगी, मिट्टी अच्छी उपजाऊ है, तो सीधी सी बात है फसलें भी बहुत अच्छी होंगी। तो यहाँ सोयाबीन की फसल भी होती है, कपास भी होती है, मूंगफली भी होती है, गेहूँ भी होती है और मक्का भी होती है। ध्यान रखिएगा, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए तुलनात्मक रूप में इसलिए कह दिया जाता है कि जो शाकाहारी लोग होते हैं वो अपनी मांसपेशियों को यदि बढ़ाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो उन्हें प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन शाकाहारी मनुष्य को कहाँ से मिलेगी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सोयाबीन से मिलती है। इसलिए शाकाहारी मनुष्यों के मांस के रूप में भी सोयाबीन को जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सोयाबीन को खाने से कोई मांसाहारी नहीं हो जाता है, गलत प्रेडिक्शन हो जाता है। ये सोयाबीन को मांस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। ये तुलनात्मक बिंदु है, आपका तुलना की जाती है। जैसे समुद्रगुप्त प्राचीन भारत का रहने वाला है तो उसे क्या कहा जाता है, नेपोलियन, जबकि नेपोलियन कब का है, वर्तमान का है, और समुद्रगुप्त कब का है, प्राचीन काल का है। तो लेकिन तुलना कर रहे हैं अपन उस चीज़ की, तो ये तुलना है केवल आपकी। कुछ लोग तुलना का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। कपास, इसे सफ़ेद सोना कहते हैं अपन कपास को। अब कई लोग कहेंगे ये सफ़ेद सोना कहाँ से है, ये सिर्फ निकनेम है, तुलनात्मक बिंदु है आपका, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट होता है, धवल होता है, इस वजह से अब सोना के रूप में जोड़ दिया, जबकि सोना तो पीला होता है। तो ध्यान रखिएगा, सोना सफ़ेद भी होता है, लेकिन जो अच्छा सोना होता है वो आपका कैसा होता है, आपका वो पीला होता है, लेकिन थोड़ा सा सोना सफ़ेद भी मात्रा में भी निकलता है। मूंगफली, इसे गरीबों का काजू कहते हैं। ये सिर्फ तुलना कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग इन पे ही आप बिंदु उठा देते हैं कि ये गरीबों का काजू कहाँ से हो गया, किसने बताया आपको। तो ये ध्यान रखना, तुलनात्मक है और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। गेहूं है आप जानते ही हैं, और मक्का है, इसे मोटा अनाज है आपका ये मक्का। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रख सकते हैं इन इलाकों को। मध्य प्रदेश में मूंगफली की खेती सबसे ज़्यादा देखी जाएगी तो खरगोन में होती है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो मूंगफली है वो आपका कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है। इसी तरीके से कपास भारत में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपास जो होता है वो खंडवा खरगोन में होता है, यानी आपके निमाड़ वाले इलाके में होता है। और सोयाबीन तो आप जानते ही हैं, भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं अपन। अब इसके बाद में यहाँ की जलवायु की बात करती है। जलवायु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो सम जलवायु है। सम जलवायु का मतलब सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। विश्व की सबसे बढ़िया जो जलवायु यदि आपको कहीं मिलेगी तो मालवा अंचल में ही मिलेगी। और इस जलवायु की बात यहाँ के लोगों ने नहीं, बल्कि सबसे पहला जो विदेशी भारत आया था उस विदेशी का नाम था फायान, उसने भी कहा है। उसने कहा था विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु आपकी कहाँ पर है, चीनी यात्री फायान कहते हैं मालवा अंचल में है। तो ये ध्यान रखना, ये चित्र से मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, तो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फायान था। ये मालवा में जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था उस समय पे ये भारत में आए थे यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक लाइन आपको और याद रखनी है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या आपने नाम सुना होगा देवास। देवास इलाका इसी में आता है, आपका मालवा बेल्ट में ही आता है। तो देवास में ही एक व्यक्ति ने भी निवास किया था और उस व्यक्ति का नाम था कुमार गंधर्व। अभी आगे आएगा पर्सनैलिटी जब अपन पढ़ेंगे उस समय आएगा ये कुमार गंधर्व। ये कुमार गंधर्व का जन्म तो 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य आगे चल के जब खराब हो गया तो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश के देवास में आकर के ही रहने लगे, और वहीं पर उन्होंने मालवीय लोकगीतों को
शास्त्रीयता का पुट दिया, यानी क्लासिकल संगीत में बदल दिया, और इसी वजह से वो मध्य प्रदेश के होकर के रह गए। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी उनको सम्मानित करने के लिए युवा संगीतकार को कुमार गंधर्व पुरस्कार देने की घोषणा की है, जो दिया जाता रहता है। तो ये ध्यान रखना, कुमार गंधर्व प्रश्न ऐसे आ जाता है, मध्य प्रदेश में किस संगीतकार का जन्म नहीं हुआ, तो ध्यान रखना कुमार गंधर्व का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, ये वेलगांव कर्नाटक में हुआ है। देवास में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ये आए थे। मालवा क्षेत्र जी अपन बात कर ही चुके हैं काली मिट्टी के बारे में, तो थोड़ा सा एक पिक्चर देख लीजिएगा जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से इस तरीके से लावा बाहर निकलता है, और ये जो लावा बाहर निकल रहा है, तो लावा जब ठंडा हो जाएगा आपका, तब ये आग्नेय चट्टान में बदल जाएगा, और यही लावा जब आग्नेय चट्टान में बदल जाएगा, फिर ये अपर्दित होगा, यानी उसमें क्षरण होगा, तब ये बदलेगा किसमें, काली मिट्टी में। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को। ये इस तरीके से काली मिट्टी वाला बेल्ट है, ज्वालामुखी बेल्ट है। ये कहावत भी है मालवा के बारे में प्रचलन में, डग डग रोटी पग पग नीर। ये कहावत प्राचीन हो गई है, अब नहीं रही। पहले क्या था आपका, जैसे ही आप चलोगे वैसे ही आपका गेहूं बहुत ज़्यादा होता था, फसलें बहुत होती थी, इसलिए डग डग यानी एक एक कदम पे जाकर के आपका क्या था, रोटी थी। पग पग नीर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या था, पानी था। लेकिन वर्तमान में विलासिता का जिस तरीके से अपन प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से अपन समुचित तरीके से दोहन नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ चीज़ें चालू हो गई हैं आपकी। लगातार अपन बोरवेल के माध्यम से पानी का उत्खनन करते चले जा रहे हैं, इसलिए मालवा के कई ज़िले काले ज़िले यानी ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिए गए हैं। अब वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या चालू हो गई है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से अपन कई चीज़ों को पीछे भी छोड़ते चले जा रहे हैं। तो प्राचीन समय में तो ये कहावत प्रचलन में थी मालवा के बारे में, लेकिन वर्तमान में यह प्रासंगिक नहीं बैठती है। इसी तरीके से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पठार, ये अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आपका यहाँ प्रमुख पठार, यानी इस पठार के कुछ सब टाइटल भी हैं, सब पठार भी हैं, जैसे कैमूर की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इधर नीचे जाएंगे, साइड में जाएंगे तो भांडेर का है, और इस साइड में थोड़ा सा और जाएंगे तो आपका क्या, दमोह का पठार है। तो ये पठार वाला पोर्शन में तीन और है, कैमूर की पहाड़ियाँ, भांडेर पर्वत और दमोह के पठार। इस साइड में अपन आगे बढ़ेंगे तब आएंगे आपका। ऐसी पश्चिमी रेलवे जो है आपका, पश्चिमी रेलवे वो रतलाम और झाबुआ से गुजरता है, और रतलाम और झाबुआ दोनों मालवा के पश्चिम में ही आते हैं। मालवा पश्चिमी मध्य प्रदेश में आता है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं आपके। तो ये मालवा जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आता है, यानी अपन बेल्ट देख रहे हैं ये पश्चिमी मध्य प्रदेश से। और जो खनिज वाला बेल्ट है वो आपका कौन सा, ये वाला बेल्ट है। इस वाले बेल्ट में खनिज बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के अलग होने का मूल कारण क्या था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है आपका, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पर तेलंगाना अलग हुआ है आपका, और तीसरा आपका ये अलग अलग टाइम पे तेलंगाना भी हुआ है, छत्तीसगढ़, झारखंड अलग हुआ है, खंड, ठीक है ना, और उत्तराखंड भी अलग हुआ था, लेकिन उसका कारण अलग था। तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, इन तीनों के अलग होने का मूल कारण ये था क्योंकि ये आपके खनिज बाहुल्य इलाके हैं। इन इलाकों में खनिज तो बहुत निकलता है, उस खनिज को मार्केट में बेचा जाता है, लेकिन उस इलाके में उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए गए। जैसे इस इलाके से खनिज बहुत निकलता था छत्तीसगढ़ से, लेकिन उद्योग धंधे कहाँ स्थापित किए गए, मालवा में। और जहाँ उद्योग धंधे स्थापित होंगे उसी इलाके का क्या होगा, विकास होगा। इसलिए इस इलाके का विकास काफ़ी हो गया, लेकिन ये इलाका पिछड़ गया। इसी वजह से छत्तीसगढ़ के लोगों ने नारा दिया था, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और छत्तीसगढ़ अलग हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी था आपका, झारखंड का भी मूल कारण यही था। झारखंड खनिज बाहुल्य इलाका था, लेकिन विकास पटना वाली बेल्ट का हो रहा था, इसलिए बिहार से झारखंड को अलग किया गया। वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, ये भी खनिजों की वजह से ही हुआ है। उत्तराखंड जो अलग हुआ था उसका कारण अलग था, वो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था वाला देश राज्य है। यदि आपसे पूछा जाता है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा आपका उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। पर्वतीय इलाका है, पर्यटन पर आधारित है। पर्यटक लोग जब वहाँ जाते हैं तब जाकर के उनके जीवन यापन संचालन होता है। पर्यटक क्षेत्र के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए भारत सरकार जो पैसा विकास के लिए दिया जाता था, वो पैसा वहाँ न लगाते हुए प्रदेश सरकार नीचे लगा देती थी, यानी मैदानी इलाके में, जिस वजह से वहाँ के लोग पिछड़ते चले जा रहे थे। इसी वजह से उत्तराखंड के लोग भी उत्तर प्रदेश से क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये अलग होने के कुछ रीजन हैं आपके। अब यहाँ पर देखते हैं ये औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या है। यहाँ पर सूती कपड़ा का ये हब है आपका, पूरा का पूरा मालवा का पठार। यहाँ इंदौर में सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा की मिल है। सेकंड नंबर पर जाते हैं तो उज्जैन है। तीसरे नंबर पर ग्वालियर है आपका, जो मध्य भारत के पठार में आता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में जो सूती कपड़ा है वो वर्तमान में बंद हो चुका है।
कृत्रिम रेशा की यदि अपन बात करते हैं, कृत्रिम रेशा की, तो कृत्रिम रेशा जो है आपका वो नागदा में बनता है। नागदा आपका कहाँ पर है? उज्जैन में है नागदा। इसी तरीके से बैंक नोट प्रेस, नोट कहाँ छपते हैं आपके? तो नोट छपने का जो कारखाना है आपका वो है देवास में। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में। वेल यानी हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट है जो आपका, तो ये भोपाल में स्थित है आपका। ऑप्टिकल फाइबर, जो इंटरनेट की क्रांति है, संचार की क्रांति है, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मध्य प्रदेश के मंडी द्वीप में है। और मंडी द्वीप आपका कहाँ का औद्योगिक क्षेत्र नगर है? तो ये रायसेन में आता है आपका। इसके अलावा ऑटोमोबाइल उद्योग जो इंडस्ट्री है आपकी वो पीथमपुर में है। ये पीथमपुर कहाँ आता है आपका? धार में आता है। और भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है पीथमपुर को। तो भारत का यदि आपसे पूछा जाता है डेट्राइट कहाँ है, तो भारत के डेट्राइट के रूप में पीथमपुर को जाना जाता है। दक्षिण भारत का डेट्राइट यदि कहे तो चेन्नई को कहा जाता है। और डेट्राइट अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल का काम बहुत ज़्यादा होता है। भारत में ऑटोमोबाइल का काम सबसे ज़्यादा पीथमपुर में हो रहा है, इसलिए इनकी तुलना की जा रही है। चेन्नई में भी हो रहा है, इसलिए चेन्नई को दक्षिण भारत का डेट्राइट, भारत का डेट्राइट पीथमपुर, और डेट्राइट अमेरिका का शहर है। मंडी द्वीप रायसेन में स्थित है, करी चुके हैं अपन, और ये ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है। इसके अलावा यहाँ पर विल्स सिगरेट भी बनाई जाती है। विल्स सिगरेट जो पीते हैं, सिगरेट का मजा लेते हैं, वो कहाँ पर है? मंडी द्वीप रायसेन में। आप इसको ऐसे याद कर लेना, मंडी में बैठ के जो किसान हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, विल्स सिगरेट पी रहे हैं, और एक दूसरे से क्या ले रहे हैं? राय, तो रायसेन हो जाएगा आपका। इसके अलावा ये भोपाल में वेल है ही आपका, ठीक है ना। देवास बैंक नोट प्रेस, देवास, तो इसको ऐसे याद कर लेना, ये वास शब्द आ रहा है, वास। तो नोट को जब आप सूंघोगे तो उसमें से क्या आएगी? वास आएगी, यानी खुशबू आएगी, तो बास, उससे आप याद कर सकते हैं। कृत्रिम रेशा है, ये कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रेशा है, तो इसमें नागदा में नाग शब्द आ रहा है। नाग को पकड़ने के लिए अपन क्या करेंगे? मजबूत रेशा लेंगे, और मजबूत रेशा कैसा होगा? आर्टिफिशियल होगा। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। इंदौर को तो अपन खेल राजधानी भी कहते हैं, इंदौर को अपन मिनी बॉम्बे के नाम से भी जानते हैं, इंदौर को इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जानती हैं। तो ये पहचान है इनकी, और जब अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे उद्योग वगैरह, तो उसमें मैं डिटेल में आप लोगों को इनके बारे में चर्चा करूँगा। अब इसके बाद में मालवा के पठार में गेहूँ का ढलिया पठार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गेहूँ बहुत होता है। वैसे देखा जाए वर्तमान में गेहूँ सबसे ज़्यादा आपका नर्मदा सोन घाटी में होता है, और नर्मदा सोन घाटी में भी कहाँ पर? होशंगाबाद में। लेकिन मालवा के पठार में भी गेहूँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया है गेहूँ का ढलिया पठार। और गुना को कल भी अपन ने चर्चा करी थी, जो गुना है और अशोकनगर, दोनों को ध्यान रखना। ये गुना अशोकनगर है आपका, यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये आपका गुना अशोकनगर वाला ये वाला है। यहाँ से अपन जब इसमें प्रवेश करते हैं तो ये मध्य भारत के पठार का प्रवेश दरवाजा हो गया, और इधर से इधर आते हैं तो ये मालवा के पठार का प्रवेश दरवाजा है। यहाँ खाली गुना नहीं है, यहाँ साथ में आपका अशोकनगर भी है, अशोकनगर, दोनों को याद रखना। चाहे तो आप इधर से इधर आ रहे हैं या इधर से उधर जा रहे हैं, तो दोनों का प्रवेश दरवाजा है गुना और अशोकनगर का मालवा का पठार। उस गुना अशोकनगर है, सॉरी। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी सिगार। सिगार सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड के पठार की अपन ने कल पढ़ी थी। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा है जो सागर में है, और यहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन है? सिगार है। धार्मिक और पर्यटन स्थल देखें अपन, कहाँ घूमने के लिए जाएं, घूमने के उद्देश्य से देखा जाए तो ये महाकाल है, बाबा महाकाल आप जानते ही है, उज्जैन में है। दक्षिणेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपका, है ना। मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 2 हैं। कुल ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। इन 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। एक खंडवा में है जो ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है, और ये महाकालेश्वर है, ये दक्षिणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है इसे। सांची की स्तूप रायसेन में आती हैं, जो 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इनको शामिल किया गया था। विश्व में सबसे बड़े जो स्तूप हैं वो आपके सांची के स्तूप हैं। और आपको जानकर एक आश्चर्य होगा कि सांची के स्तूपों का निर्माण कराने का श्रेय मौर्य सम्राट किसको जाता है? अशोक को जाता है। तो मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाए थे सांची के स्तूप, अशोक ने। और ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा आप लोग कि सांची के जो स्तूप जो रायसेन में अशोक ने बनवाए थे, अशोक इन्हें देखने के लिए नहीं गया। बनवा जरूर दी है लेकिन देखने नहीं गया है। दूसरी लाइन आपको याद रखनी है कि जिनकी याद में बनवाए, यानी गौतम बुद्ध की याद में बनवाए थे, गौतम बुद्ध भी कभी भी ये सांची नहीं आए। तो गौतम बुद्ध कभी सांची आए नहीं है, और जिसने बनवाए वो देखने के लिए भी नहीं गया। और इस समय पर सबसे बड़ा जो स्तूप है वो आपका सांची के स्तूप है। अब प्रश्न आता है कि सांची के स्तूप में किसके अवशेष रखे हैं? तो सांची के जो स्तूप हैं यहाँ सारिपुत्र मोगलयान के अवशेष रखे हैं, जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। तो उनकी कांच की मंजूषा में इनके अवशेषों को यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। इसके अलावा भीमबेटका आता है, ये लगभग 600 गुफाओं का एक समूह है जो रायसेन में आता है आपका।
और ये भीमबेटका में आपकी भीमबेटका में एक सेंचुरी भी आती है आपकी रातापानी नाम की, वो भी भीमबेटका उसी के अंतर्गत आता है। रातापानी सेंचुरी में जो रायसेन में ही है आपका। और भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक मानव, जो आदि मानव था, उसका संरक्षण स्थल रहा है, उसका निवास स्थान रहा है और इसे 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पर्यटन वाले पोर्शन में डिटेल में अपन चर्चा करेंगे, या अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन इन चीज़ों को कि यूनेस्को की सूची में कौन कौन से स्थल हैं। तो सबसे पहले खजुराहो है, ये 1989 में हुआ था, 1986 में सॉरी। दूसरा सांची है जो रायसेन में आता है, यहाँ पर आपका ये 1989 में है और ये वाला आपका 2003 में है। ये दो रायसेन में। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का जिला है जिसमें यूनेस्को के 2 स्थल स्थित हैं, तो वो रायसेन हो जाएगा। रायसेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रायसेन में भोजपुर शिव मंदिर भी है आपका, जो राजा भोज ने बनवाया था। इसके अलावा मांडू आपका धार में है, मांडवगढ़, जिसे अपन सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, आनंद की नगरी कहते हैं अपन। भारत में आनंद की नगरी के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। और ये वाघ की गुफाएं भी हैं आपकी यहाँ पर। तो इस तरीके से ये यहाँ का पर्यटक है। पर्यटक हालांकि अभी मैंने थोड़ा कम बताया है आपको, अपन वहाँ पढ़ेंगे पर्यटन स्थल में, तो वो डिटेल में अपन पढ़ेंगे। अब अपन ओवरऑल देख रहे हैं, एक बार इसकी समरी देख रहे हैं मालवा के पठार की, थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। लावा से निर्मित है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, यानी लगभग कितने जिले हैं इसमें? 18 जिले हैं, आंशिक या पूर्ण रूप से। कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 28% है। कुल क्षेत्रफल 28 लगभग है, ध्यान रखिएगा। कई लोग इस पे ही कहेंगे नहीं वो तो 27 है। आपका इस तरीके का प्रश्न नहीं आएगा कि 24, 25, 26, 27, लगभग में आएगा। लगभग में 27 दे देगा आंसर या 28 दे देगा, इस तरीके से देगा। बाद बाकी के जो विकल्प होंगे काफ़ी दूर होंगे आपके। चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। 125 सेंटीमीटर यहाँ बरसात होती है। मुख्य फसलें देखेंगे तो गेहूँ है, मक्का है, सोयाबीन है, कपास है, मूंगफली है। और वृक्ष देखेंगे तो सागौन, महुआ, नीम, ये यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं आपके। दक्कन का ट्रैप सेल पाया जाता है यहाँ पर, जो दक्षिण भारत के पठार में दक्कन सेल थी, उसी का ये विस्तार है। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य में स्थित है और यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है? समतल उच्च भूमि है आपकी, समतल उच्च भूमि यहाँ की मुख्य है। और यहाँ काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो ज्वालामुखी से निकली है। और एक और चीज़ है, जो सीहोर है आपका, सीहोर, वहाँ अनाज मंडी बहुत फेमस है यहाँ की, तो सीहोर की अनाज मंडी के लिए जाना जाता है। और वातावरण कैसा रहता है? सम रहता है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और ये किसने कहा था विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु? फायान ने कहा था, जो भारत आने वाले पहले चीनी यात्री थे। इस तरीके से मालवा का पठार संपन्न होता है। अब अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, वो है आपका रीवा पन्ना का पठार। अगला टॉपिक आपका आता है रीवा पन्ना का पठार। ये है आपका रीवा पन्ना का पठार। चौथा पोर्शन है। पहला अपन पढ़ चुके हैं, पहला मध्य भारत का पठार, मध्य उच्च प्रदेश चल रहा है आपका। पहला मध्य भारत का पठार, जैसे चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा पढ़ा था बुंदेलखंड का पठार। तीसरा पढ़ा था मालवा का पठार। अब है आपका रीवा पन्ना का पठार, जैसे अपन विंध्य के पठारीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन एक नाम और देते हैं, और वो नाम क्या है? विंध्य का पठारीय प्रदेश। इसके अंतर्गत लगभग 4 जिले आ जाते हैं। सतना आ जाता है, रीवा आ जाता है, पन्ना आ जाता है और दमोह आ जाता है। सरीपद, ऐसे आप चाहो तो जिलों को ऐसे याद कर लेना, सरीपद के नाम से, सरीपद, ये जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और यदि इसका इलाका देखें अपन रीवा पन्ना के पठार का, ये वाला रीवा पन्ना का पठार है, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% इसमें आता है। लगभग है, लगभग में ही आपको याद करना है, पहुंच जाओगे आप वहाँ तक। लोकेशन देख रहे हैं अपन, यहाँ पर इसकी लोकेशन यानी स्थिति है आपकी, तो ये ध्यान रखिएगा। मालवा के पठार की लोकेशन अपन यदि यहाँ से निकालते हैं तो इस तरीके से प्लस का निशान लगाएंगे। तो मालवा के पठार को कौन सा राज्य स्पर्श कर रहा है? तो डेफिनेटली आपको साफ दिख रहा है यूपी है, तो इस साइड में आपका उत्तर प्रदेश टच कर रहा है आपको। यदि अपन दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में एक तो बघेलखंड है, और नीचे की साइड में जाएंगे तो नर्मदा सोन घाटी है आपकी। और यदि पश्चिम में जाएंगे तो मालवा का पठार है, और उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा आपका। तो देखिएगा जरा, राज्य कितने कर रहे हैं? तो राज्य पूछा जाएगा तो 1 कर रहे हैं। और यदि भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो 1, 2, 3 और ये 4, तो ये 4 से घिरा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ये कितने से घिरा हुआ है? 4 से घिरा हुआ है आपका। और कर्क रेखा इसके कहाँ से गुजरती है? नीचे से गुजरती है। ये थोड़ा सा उसके ऊपर है, हालांकि इसके कुछ जो वो है तो एक आध इसको टच कर लेता है थोड़ा सा बस।
मिट्टी देखेंगे तो यहाँ मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाएगी वो मिट्टी कौन सी है आपकी? दोमट मिट्टी है। तो यहाँ मुख्य रूप से दोमट मिट्टी पाई जाती है। अब 4 मिट्टियाँ हो गई आपकी। सबसे पहली जलोढ़ मिट्टी पड़ी थी अपन ने मध्य भारत के पठार में, जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है आपकी लाल पीली मिट्टी, ये बुंदेलखंड के पठार में पड़ी थी अपन ने। फिर आती है अपन मालवा के पठार में, इसमें अपन ने काली मिट्टी पड़ी थी। नीचे ही उसके नर्मदा सोन घाटी है, वहाँ भी आपकी काली मिट्टी मिलेगी। और इधर आ जाते हैं अपन रीवा पन्ना के पठार में, तो कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी है आपकी। नदियाँ देखें यहाँ पर, नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इस इलाके में कैन नदी, सोनार नदी, बीड़ नदी और टॉन्स नदियाँ, तो ये यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। आप जानते हैं कैन नदी जो है, कैन नदी, सोन नदी, चंबल नदी, ये घड़ियाल के लिए जानी जाती है। घड़ियाल इसकी मूल विशेषता है। कैन नदी जो है आपकी यूपी में से भी टच होती है, और ये जो कैन नदी है स्पेशल आपकी, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसके अलावा ये नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीहड़। तो एक तो अपने यहाँ पर है बीहड़, जैसे अपन चंबल के भड़का के नाम से जानते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और बीहड़ पर आपके 3 जलप्रपात हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बीहड़ नदी पर 3 जलप्रपात, उनमें से एक है आपका चचाई जलप्रपात, दूसरा है केवटी, तीसरा है बेहुटी। तो ये बीहड़ नदी पर ही हैं। और इसके अलावा टॉस। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात पहले चचाई को माना जाता था, लेकिन जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उसके आधार पर अब चचाई नहीं रहा बल्कि बहुटी हो गया है आपका। ये अपन देख रहे हैं यहाँ पर जलप्रपात चचाई है, केवटी, बहुटी और पुरवाई है। तो ये सब चारों के चारों जलप्रपात कहाँ पर है? आपके रीवा में है। पहले तो आपको ये याद रखना है, चारों जलप्रपात कहाँ है? रीवा में। इनमें से चचाई पहले था लेकिन अब नहीं है। अब मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी है। इस समय पर ये हो गया है आपका। ये तीनों बीहड़ नदी पर हैं। अब प्रश्न आता है तो ये पुरवा, ये किस नदी पर है? तो ये पुरवा जो है आपका, ये तमस नदी पर है, तमस नदी पर। ये एग्जाम में चारों ही आ चुके हैं आपके, तो इसलिए आप अच्छी तरह से याद रखें। जब अपन जलप्रपात पढ़ेंगे तो वहाँ मैं डिटेल में नदी वाले पोर्शन के साथ में आपको इनको करवाऊंगा, इनकी लोकेशन दिखाऊंगा आपको कैसे लगती हैं देखने में, जैसे आप आसानी से याद रख सकें। खनिज देखेंगे तो यहाँ चूने का पत्थर है जो सतना में बहुत मिलता है। इसी वजह से सतना में सीमेंट फैक्ट्री भी है, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री के लिए कच्चे माल के रूप में जो काम करता है वो कौन करता है? चूना करता है। इसके अलावा आपका हीरा भी है पन्ना में, आपको मालूम ही होगा हीरा जो है वो कहाँ है? पन्ना में। हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा में जो शाइनिंग है वो किसकी वजह से है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से है। किम्बरलाइट चट्टानों से हीरा निकलता है। और भारत की एकमात्र यंत्रीकृत जो खदान है वो आपकी कौन है? पन्ना है। ये ध्यान रखना जरा। और वर्षा देखेंगे तो यह 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है आपकी, वर्षा के लिए 125 सेंटीमीटर है। और फसलें देखेंगे तो गेहूं इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। और इस क्षेत्र में पूर्व की ओर जो फसल होती है वो कौन सी होती है? आपकी चावल है। तो ये ध्यान रखना जरा। फसल को देखते हैं तो गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है, और पूर्व की ओर जो फसल हो रही है वो कौन सी हो रही है? चावल की फसल हो रही है। और यहाँ के स्थल में देखें खुदाई से अपन को क्या मिला था? तो भरूच का स्तूप मिला था। ये सतना जिले में है आपका भरूच का स्तूप। ये इलाका है आपका, यहाँ खुदाई हुई, उत्खनन हुआ था, तो यहाँ से भरूच का स्तूप मिला था सतना से। इस स्थल को खोजने का श्रेय जाता है भारतीय आर्कियोलॉजिकल के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था इसको। तो प्रश्न आ जाता है भारतीय आर्कियोलॉजिकल के पिता कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है आपके। ये देख सकते हैं ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। इन्होंने जाकर के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मुखिया थे उस समय पर, तो भरूच स्तूप की खुदाई की थी। उस खुदाई में ये वाला स्तंभ दिखाया था, इसमें इस तरीके के अवशेष निकले हैं। और ये किस में आता है? सतना में आता है। इसके अलावा सतना में और क्या है? तो सतना में मैयर वाली माता है, माँ शारदा के नाम से जाना जाता है जिन्हें। जहाँ आला उदल आज भी आते हैं, जहाँ रात में माँ की कोई पूजा करके चला जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा अलाउद्दीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, संगीत के एक बहुत बड़े जानकार थे अलाउद्दीन, बाबा अलाउद्दीन। ये भी ध्यान रखना बाबा अलाउद्दीन का जन्म भी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। बाद में ये मध्य प्रदेश में आकर के रहने लगे। और कहाँ पर रहने लगे थे? मैयर में। और मैयर में माँ शारदा के अनन्य भक्त थे, और यहीं पर इन्होंने संगीत की स्थापना की थी, संगीत को आगे फैलाया था। इसी वजह से बाबा अलाउद्दीन की याद में संगीत अकादमी की स्थापना सतना में मैयर में की गई है। तो ये मध्य प्रदेश के सतना के कुछ दर्शनीय स्थल हैं। इसके अलावा रीवा की बात करेंगे अपन तो गोविंदगढ़ आता है आपका, गोविंदगढ़। और वहाँ पर रीवा में गोविंदगढ़ है, उसमें आपकी सफ़ेद व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में स्थापित की जा रही है, जो सतना रीवा में ही है आपका, थोड़े थोड़े बॉर्डर पर लगा हुआ है आपका। तो सफ़ेद से सबसे पहले रीवा महाराज को मिला था। तो इस तरीके के कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ। अब ओवरऑल अपन देख रहे हैं समरी टाइप में रीवा के पठार की। विंध्य का पठारी प्रदेश है। सतना, रीवा, पन्ना, दमोह में आता है। कैन, सोनार, बीहड़, टॉन्स यहाँ की नदियाँ हैं। चूने का पत्थर कहाँ मिलेगा? सतना में मिलेगा। हीरा कहाँ है? तो पन्ना में है।
महाद्वीपीय प्रकार की यहाँ जलवायु है। वर्षा वही 125 सेंटीमीटर है जो आपके मालवा के पठार में थी। फसलें यहाँ की गेहूँ चावल है। और मिट्टी आपकी यहाँ की कौन सी है? आपकी दोमट मिट्टी है। ये मिश्रित नहीं है, थोड़ी मिस्टेक है, ये दोमट मिट्टी है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपन नर्मदा सोन घाटी पर। अगला जो विभाजन है आपका मध्य उत्तर प्रदेश का वो नर्मदा सोन घाटी है। अभी अपन ओवरऑल यदि विभाजन को देखें मध्य प्रदेश के को, तो सबसे निचला जो स्थान है आपका वो नर्मदा सोन घाटी है। नर्मदा सोन घाटी रिफ्ट वैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा रिफ्ट क्या है ये? तो रिफ्ट को हिंदी में बोलते हैं भ्रंश। भ्रंश घाटी है, यानी दो पर्वतों के बीच में जो आपकी बने दरार बन जाए तो उसको अपन कहते हैं रिफ्ट वैली। यहाँ पर लगभग आपके 16 जिले हैं और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का ये दूसरा सबसे बड़ा इलाका है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो इलाका है वो है आपका मालवा का पठार। और दूसरा इलाका आपका कौन सा है? ये है। इसके अंतर्गत जबलपुर है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, खंडवा है, खरगोन है, शहडोल है, रीवा का थोड़ा सा इलाका है, सतना का थोड़ा सा इलाका है, नीचे वाला, ये इलाके इसके अंतर्गत आते हैं। नर्मदा सोन घाटी जो है, नर्मदा सोन घाटी ये है आपकी नर्मदा सोन घाटी। नीचे की ओर जाते हैं तो सक्रिय होती चली जाती है और यहाँ चौड़ी है, यहाँ पर सक्रिय होती चली जा रही है। और ये घाटी एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरब से लेकर के पश्चिम तक, ये पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, पूरब से पश्चिम तक दो भागों में डिवाइडेशन करने का काम कर रही है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में देखेंगे तो मालवा का पठार है। ये मालवा का पठार उत्तर दिशा में। दक्षिण में क्या है इसकी में? तो दक्षिण में देखेंगे तो सतपुड़ा है। इधर चले जाएंगे तो ये बघेलखंड का पठार है पूरब में। और इधर चले जाएंगे अपन तो जी आ जाता है आपका गुजरात। तो ये कौन सा बेल्ट है आपका? गुजरात है। गुजरात राज्य से नर्मदा घाटी से लगा हुआ है, नर्मदा सोन घाटी से। तो उम्मीद है ये अलग हो गई। पहला है आपका ये, दूसरा है, दूसरा रीवा है, तीसरा ये है और चौथा आपका ये। तो चार तो ये टच कर रहे हैं और राज्य कौन सा कर रहा है आपका? गुजरात कर रहा है इसको टच, नर्मदा सोन घाटी को। ये भी ध्यान रखना जरा आप। यहाँ पर ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला है आपकी, विंध्याचल। और नीचे की साइड में जाएंगे तो सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसलिए इन दोनों के बीच में से है ये वाली, इसलिए इसको अपन भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। और यदि ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर की साइड में आ रहा है आपकी गंगा नदी आ रही है, उस साइड से आती है गंगा नदी। गंगा नदी के जल को नर्मदा नदी के जल से मिलने से रोकने का काम कौन सी पर्वतमाला करती है? तो ये बीच में विंध्याचल आ जाता है, तो ये विंध्याचल पर्वतमाला करती है। अभी अपन जब आगे पढ़ेंगे इनको पर्वत वाले पोर्शन में तो वहाँ पर इनके बारे में चर्चा अपन करेंगे। तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। लगभग 16 जिले आते हैं और ये क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पठार है। ये आपका नर्मदा सोन घाटी है। ये देख सकते हैं यहाँ, ये है आपका विंध्याचल पर्वत है और ये नीचे की साइड में आपका क्या है? सतपुड़ा पर्वतमाला है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। खनिज देखें यहाँ पर तो खनिज यहाँ कौन कौन से हैं? तो संगमरमर है, क्योंकि जबलपुर है, जबलपुर का भेड़ा घाट है, वहाँ संगमरमर है। कटनी में भी संगमरमर है। कोयला आपको मिलेगा यहाँ पर, मैग्नीज का भी मिलेगा, चूने का पत्थर मिलेगा। तो ये यहाँ के मुख्य खनिज हैं आपके। मिट्टी देखेंगे तो काली, गहरी काली मिट्टी है। अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी मिलेगी। फसल देखेंगे तो सोन घाटी में ज़्यादातर चावल होता है क्योंकि ये पूरब की ओर है आपका। और नर्मदा घाटी वो गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और गेहूं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होशंगाबाद में होता है। ज्वार है इसके अलावा, और ये कपास और चना, तो ये भी फसलें यहाँ पर होती हैं नर्मदा घाटी में। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ कहाँ पर? नर्मदा घाटी। ये अपन बोल ही चुके हैं इस चीज़ को। उद्योग देखेंगे तो चीनी मिट्टी है। ध्यान रखिएगा इस बेल्ट में भी चीनी मिट्टी है। चीनी मिट्टी का मूल नाम होता है कैमोलिन। और ये चीनी मिट्टी ग्वालियर में भी बहुत है। इसके अलावा सीमेंट, क्योंकि चूना था यहाँ पर, तो चूना मिट्टी उद्योग भी है, तो इसलिए क्या हो गया? सीमेंट भी हो गया आपका यहाँ, सीमेंट उद्योग भी है। ये चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, इस तरीके की ये चीनी मिट्टी होती है आपकी। ये देख सकते हैं चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन हैं आपके, ये चीनी मिट्टी के द्वारा ही बनाए गए बर्तन वगैरह हैं। इसके बाद आता है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अभी तक अपन मध्य उच्च प्रदेश के 5 इलाकों को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में पढ़ेंगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी, यानी पर्वत वाला इलाका। तो इसके अंतर्गत सतपुड़ा मैकल जो श्रेणी है उसमें खंडवा, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, खरगोन, बड़वानी, ये वाला इलाका यानी ये जिले आ जाते हैं। और ये सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है ये नर्मदा गोदावरी नदी के जल के बीच में विभाजन का कार्य करती है।
यदि अपन नक्शे पे देखेंगे तो यहाँ से आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यहाँ ऊपर की साइड में नर्मदा नदी बह रही है और इसके जस्ट नीचे से यानी दक्षिण में जाएंगे तो गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी नर्मदा नदी के जल को गोदावरी नदी में मिलने से रोकने का काम कौन कर रहा है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी कर रही है। और इसके ऊपर विंध्याचल पर्वतमाला है, वो गंगा नदी के जल को नर्मदा नदी में मिलने से रोकने का काम कौन कर रहा है? तो विंध्याचल पर्वतमाला करती है। तो इनको याद रखिएगा जरा आप लोग। ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। लोकेशन देखेंगे तो कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है आपकी सतपुड़ा पर मैकल श्रेणी। और ये किन किन इलाकों से लगी है? तो इसके उत्तर दिशा में आपकी नर्मदा सोन घाटी है, इधर जाएंगे तो आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इधर नीचे जाएंगे महाराष्ट्र आ जाएगा और इधर जाएंगे तो आपका गुजरात आ जाएगा। तो ये दो तो इलाकों को टच करती है, बघेलखंड के पठार को, नर्मदा सोन घाटी को। राज्य देखेंगे तो इसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों को टच कर रही है, 2 इलाकों को कर रही है। तो ये है आपकी इस तरीके से आपकी सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ। भवानी प्रसाद मिश्र ने एक रचना लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगती अनमने जंगल। ये सतपुड़ा के घने जंगल ही हैं आपके, इस तरीके से हैं सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को अपन 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका राजपीपला। थोड़ा सा आप इसको ऐसे मान लीजिएगा, ये मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इस साइड में अपन जाएंगे तो ये पश्चिम में, तो पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं आपकी। ये मध्य वाला इलाका हो जाएगा, जो सतपुड़ा या मध्य श्रेणी भी कह सकते हैं आप इसे। और ये इधर का अपन जाएंगे तो ये हो जाएगा पूर्व वाला इलाका, इसको अपन मैकल श्रेणी कहते हैं। तो इस साइड में क्या है? पश्चिम है, तो राजपीपला की पहाड़ियाँ, ये मध्य श्रेणी सतपुड़ा की, और इधर हो जाएगा मैकल यानी आपका पूर्वी वाला। तो ये सतपुड़ा जो मध्य श्रेणी है इसे 2 भागों में फिर बांट देती है, एक ग्वालीगढ़ श्रेणी और एक है महादेव श्रेणी। और जो महादेव श्रेणी है इसी पर स्थित है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जैसे अपन धूपगढ़ के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। वो कहाँ स्थित है? महादेव पर्वतमाला का हिस्सा है। महादेव यदि ऑप्शन में नहीं आएगा तो आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। और ये सतपुड़ा किस जिले में आता है? जिला पूछ लिया जाता है कि बताइए सतपुड़ा श्रेणी किस जिले में है या महादेव पर्वतमाला किस जिले में है, तब आपका आंसर होगा होशंगाबाद में। कौन सा जिला है? होशंगाबाद। तो होशंगाबाद जिले में आती हैं ये दोनों। इधर जाते हैं मैकल पर्वतमाला का हिस्सा है आपका अमरकंटक। तो जो अमरकंटक है वो मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और ये अर्धचंद्राकार है आपका। और आपको याद होगा, मैंने पहली जब क्लास ली थी तब मैंने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ के डिवाइडेशन के बाद में वो था आपका 308,245 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में है आपका 308,252 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो अमरकंटक है ना, इसी को लेकर के विवाद था। 2000 में छत्तीसगढ़ सरकार चाह रही थी कि अमरकंटक हमें दिया जाए, मध्य प्रदेश सरकार कह रही थी ये हमारा इलाका है, इसलिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बताएगा 308,245। विवादास्पद क्षेत्रफल को थोड़ा रोक दिया गया, चूँकि एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने कहा कि ये अमरकंटक मध्य प्रदेश का ही आपका क्या रहेगा? हिस्सा रहेगा। इसलिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अब ये नहीं है, कितना हो गया? 308,252 वर्ग किलोमीटर हो गया। उम्मीद है आपकी समझ में ये क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। ये भी ध्यान रखना, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहेला। यहाँ कई जलप्रपात भी हैं और यहाँ पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस इलाके को अपन वाटर सेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलकर इसके बारे में जब पर्यटन पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, उसमें अपन डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये अर्धचंद्राकार है आपका मैकल पर्वतमाला, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। राजपीपला ये मध्य प्रदेश के कहाँ है? पश्चिम में स्थित है। तो ये वाला इलाका है, ये पश्चिम वाला इलाका आ जाएगा आपका, राजपीपला की पहाड़ियाँ। ये है आपकी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ये आप जो देख रहे हैं ये एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर 2nd नंबर की सबसे ऊंची चोटी है चौरागढ़, जो त्रिशूल के लिए जानी जाती है। यहाँ त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। जब अपन पचमढ़ी चलेंगे तो उस समय पर मैं ये इनके सबके पर्यटक स्थलों के छोटे छोटे पॉइंट और वीडियो आपको दिखाऊंगा, जैसे आप आसानी से इनको याद रख सकें। इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, 1350 मीटर है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैकल है आपकी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग मैकल पठार के नाम से जाना जाता है। ये अमरकंटक में है, ये अनूपपुर में आता है। पहले ये शहडोल जिले में आता था, चूँकि शहडोल से एक नया जिला बन गया अनूपपुर, तो इसलिए अब कहाँ पहुँच गए? अमरकंटक। नदियाँ देखेंगे तो यहाँ पर ताप्ती नदी है नीचे की साइड में, और वैनगंगा नदी है, वैनगंगा नदी और ताप्ती नदी। तो ये 2 नदियाँ आपकी इस इलाके की प्रमुख नदियाँ हैं आपकी। और वर्षा देखेंगे तो 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला इलाका कौन सा है? यदि आपसे प्रश्न ऐसे आता है तो आंसर होगा पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला इलाका कौन सा है? तो है गोहद। और गोहद किस जिले में आता है? भिंड जिले में। यहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम वर्षा गोहद भिंड में है।
खनिज देखेंगे तो फायर के लिए है, ये इस तरीके का होता है फायर के लिए। इससे ईंटें बनाई जाती हैं और ये टेम्परेचर को सहन करने की इसमें क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कोयला आप जानते ही हैं, है ना, मैग्नीज है ये आपका, और ये चूने का पत्थर है। तो ये यहाँ के मुख्य खनिज हैं आपके। उद्योग देखेंगे तो नेपानगर में कागज़ का कारखाना है, ये अखबारी मिल है आपकी, सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक जो प्रश्न बनता है यहाँ से, कि यहाँ पर अपन बांस का प्रयोग नहीं करते कच्चे मटेरियल के लिए, बल्कि यहाँ प्रयोग किया जाता है स्पेशली सलाई नाम की लकड़ी का। तो सलाई नाम की लकड़ी का प्रयोग अपन किस में करते हैं? नेपानगर में करते हैं। ये 1940 में स्थापित किया गया था। ये बुरहानपुर ज़िले में आता है आपका, पहले खंडवा में आता था, अब बुरहानपुर ज़िले में आता है। और इसके लिए अलग से बिजली प्लांट भी लगाया गया है, जैसे अपन कहते हैं चांदनी ताप विद्युत केंद्र। खंडवा में सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी हैं, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। अब इसके बाद आता है आपका बघेलखंड का पठार, जिसे अपन पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। ये कटा फटा पठार है, छिन्न भिन्न काफ़ी है, और इसका आधे से ज़्यादा जो इलाका है वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो इसलिए ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा इलाका कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे कौन सा है? बघेलखंड, क्योंकि इसका आधे से ज़्यादा इलाका किसमें? छत्तीसगढ़ में गया है। इसे पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं क्योंकि पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से जो जिले हैं वो है शहडोल है, उमरिया है, सीधी, सिंगरौली और कटनी, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये वाला है। ये एक ऐसा इलाका है बघेलखंड का पठार जहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना अपन पहले भी चर्चा हुई है। और ये भी ध्यान रखना, बघेलखंड का जो पठार है ये कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से। और ये भी आपको याद रखना, बघेलखंड का पठार एक ऐसा पठार है जहाँ पर आपकी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही आने वाले मानसून से वर्षा होती है। प्रश्न बनता है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। क्या बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा इलाका है जहाँ पर दोनों ही मानसूनों से वर्षा होती है? तो ये बघेलखंड का पठार है आपका। अब स्थिति देख लीजिएगा, तो इधर तो पूर्व में तो आपका छत्तीसगढ़ आ गया, ऊपर की साइड में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, यानी 2 राज्यों को टच कर रहा है। रीवा पगन्ना का पठार है उत्तर दिशा में, और इधर पश्चिम में देखेंगे तो नर्मदा सोन घाटी आ जाएगी, और दक्षिण में देखेंगे तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो यहाँ पे 1, 2, 3 भौतिक प्रदेशों को कर रहा है और 2 राज्यों को टच कर रहा है। नदियाँ देखेंगे तो सोन नदी है यहाँ पर और हसदो नदी है। सोन नदी जानती हैं आप लोग, ऊपर की साइड से होकर के निकली है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। बाण सागर परियोजना MP, UP और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये शहडोल में है और यहाँ पर 2:1:1 रखा गया है इसका रेशो तीनों राज्यों का। बाण सागर परियोजना का जो नामकरण है, एक थानेश्वर हरियाणा में जगह है, वहाँ पर एक कवि हुए थे जिनका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट नाम सुना हो आप लोगों ने? बाण भट्ट नाम के कवि हुए थे, बाण भट्ट नाम के ये कवि थे। और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन उस समय कन्नौज के राजा थे। पहले ये थानेश्वर के राजा थे, बाद में उन्होंने अपनी राजधानी चेंज करके कन्नौज पहुंच गए थे। तो बाण भट्ट इनके दरबार में थे। इन्होंने एक रचना लिखी थी हर्ष चरित्र, जिसके लिए ये फेमस हैं। तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो ये बाण भट्ट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इनकी चर्चा क्यों की जा रही है? इनकी चर्चा इसलिए की जा रही है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है कादम्बरी। कादम्बरी भी लिखी है, ये उपन्यास है इनका कादम्बरी। संस्कृत गद्य साहित्य का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था ये बाण भट्ट, संस्कृत गद्य साहित्य का। इसके बारे में कहा जाता है वाणेन सदृशो गद्य भूतो न भविष्यति, यानी बाण भट्ट के समान संस्कृत गद्य साहित्य में न तो कोई भूतकाल में हुआ है और न कोई भविष्यकाल में होगा। कादम्बरी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और ये हर्षवर्धन की जीवनी है। यहाँ पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोन नदी पर जो बाण सागर परियोजना है, बाण सागर परियोजना, इसका नामकरण ये बाण भट्ट के नाम पर ही किया गया है, इसलिए मैंने इसकी यहाँ पर चर्चा की थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बाण सागर परियोजना का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, बाण सागर परियोजना का नामकरण बाण भट्ट के नाम पर हुआ है। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। बाण सागर परियोजना में कितने राज्य हैं? तो इसमें राज्य आपके MP, UP और बिहार। अभी नदियाँ वो परियोजना वाला पोर्शन पढ़ेंगे 2:1:1, ये इसका रेशियो है आपका। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और वर्षा देखेंगे तो वही 125 सेंटीमीटर वर्षा है। इलाका मैंने बता दिया वर्षा कहाँ से होगी, तो दोनों ही मानसूनों से होती है। खनिज देखेंगे तो खनिज बहुत हैं यहाँ, फायर के लिए यहाँ पे भी है, कोयला भी है, बॉक्साइड भी और चूने का पत्थर भी है। तो यहाँ के ये मुख्य खनिज हैं। बॉक्साइड यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो बॉक्साइड है ये बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकलता है। तो ये प्रश्न कई बार आया है कि एल्युमिनियम का मुख्य खनिज क्या है? तो बॉक्साइड है। बॉक्साइड से आपको क्या मिलेगा? एल्युमिनियम।
और उमरिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है आपका उमरिया में ये आपकी कांच की आपकी लाख की चूड़ी बनाने का कारखाना भी है आपका उमरिया में, लाख का कारखाना है। इसके अलावा गोंडवाना सेल समूह इसी क्षेत्र में पाया जाता है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र भी यहीं का है आपका, और बघेलखंड का अधिकांश भाग किसमें चला गया है, छत्तीसगढ़ में चला गया है। इस तरीके से ये मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा ये पूरा पोर्शन, और इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम चालू करने वाले हैं। बस हमारा ऐप 2 या 3 दिन के अंदर बनके तैयार हो जाएगा, फिर ऐप के माध्यम से मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी इसकी इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं और कैसे आपको जवाब देना है। तब तक के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।